नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए जो ग्रुप डी में साइंस के हमारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एनसीईआरटी से, उसका पार्ट तीसरा लेकर आया हूँ। देखिए, 2 पार्ट आ चुके हैं। तीसरा पार्ट आने में थोड़ा टाइम लग गया, थोड़ा मैं बिज़ी था। आज से आप लोगों को डेली सुबह शाम करके जिसके 15-16 चैप्टर हैं उसको मैं करके 4-5 दिन के अंदर पूरा अपलोड कर दूँगा। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए आज हम लोग अपने तीसरे अध्याय धातु एवं अधातु से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको पता ही होगा कि जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछे जा रहे हो वो हूबहू एनसीईआरटी से ही पूछे जा रहे हैं। तो चलिए, टाइम वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, इसका धातुएं निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म नहीं दर्शाती हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, आप पढ़िए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मैं आपको केवल उत्तर बताऊंगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, द्युतिहीनता जो होती है धातुएं नहीं दर्शाती हैं, जबकि धातुएं विद्युत चालकता, ध्वनिकता और तन्यता ये तीनों दर्शाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, धातुओं के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं। आपको बताना है कि जो धातुओं को हम लोग खींच कर या तान कर धातुओं के हम लोग तार बनाते हैं वो कौन सी प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इसको हम लोग तन्यता कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए एनसीईआरटी में ग्रुप डी में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा है। 3 आपको कथन दे देता है, उसके बाद आपको ऑप्शन चुनने के लिए दे रहा है। सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न है, खाना पकाने के बर्तन बनाने में एल्युमिनियम काम आता है। एल्युमिनियम के कौन से गुणधर्म इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। 3 कथन आपको दिए गए हैं। उसकी उच्च ऊष्मीय चालकता होती है, उच्च विद्युत चालकता होती है, तन्यता होती है, उच्च गलनांक होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और चौथा इसका सही हो जाएगा। पहला क्या है, उच्च ऊष्मीय चालकता, और चौथा है उच्च गलनांक। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल से कोई क्रिया नहीं करती है। आपको बताना है इनमें से कौन सी धातु है जो ठंडे गर्म एवं गर्म जल से क्रिया नहीं करती है। तो चौथा जो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जो हमारा फेरस होता है अर्थात लोहा जो होता है हमारा, वो ठंडे और गर्म जल से क्रिया नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से आयरन का निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होंगे। तो ऑप्शन 5 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Fe3O4 प्राप्त होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, क्या होता है जब कैल्शियम को जल के साथ अभिकृत किया जाता है। 4 कथन आपको दिए गए हैं, पढ़िए आप उसको। यह जल से क्रिया नहीं करता है, या जल से प्रचंड क्रिया करता है, या जल से कम प्रचंड क्रिया करता है। बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 6वें का हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थात तीसरा और चौथा इसका सही जवाब है। तीसरा क्या है, यह जल से कम प्रचंड क्रिया करता है तथा बने हुए हाइड्रोजन गैस के बुलबुले कैल्शियम की सतह पर चिपकते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 7वां क्या कह रहा है, धात्विक समानता क्या कह रहा है, प्रश्न पढ़िए। धात्विक समानता अम्लों के से क्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु Mn तथा Mg के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, आपको बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 7वें का ऑप्शन सी, जो HNO3 है, ये हमारा मैग्नीज और मैग्नीशियम से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक्वारेजिया का संयोजन क्या है। 8वें का आपको बताना है, जो एक्वारेजिया होता है इसका संयोजन क्या है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 8वें का ऑप्शन सी, सांद्र HCl जो हमारा 3 के अनुपात में रहेगा, और सांद्र HNO3 जो हमारा 1 के अनुपात में रहेगा, अर्थात 3:1 का अनुपात इसमें रहेगा। हमारा एक्वारेजिया होता है। ठीक है, जो हमारा अम्लराज कहलाता है एक्वारेजिया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में कौन से आयनिक यौगिक नहीं है। 4 आपको कथन दिए गए हैं, आप लोग पढ़िए इसको। आपको बताना है इसमें से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, दूसरा और चौथा, अर्थात HCl और NaCl जो होता है हमारा, ये आयनिक यौगिक नहीं होते हैं। ठीक है,
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा और तीसरा होगा। सॉरी, दूसरा और तीसरा जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो KCl है और NaCl है ये हमारे एक आयनिक यौगिक है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। प्रश्न नंबर 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म सामान्यतः आयनिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? 10वां आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 10वें का बी, इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस अवस्था में विद्युत चालकता। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। आप लोगों को क्या करना है, बस वीडियो को 2-3 बार कंटिन्यू देख लेना है और देख के बस जाके एग्ज़ाम देना है। आपको साइंस से जितने भी NCERT क्वेश्चन हैं उसी से डायरेक्ट पूछा जा रहा है, हूबहू सवाल आपको ऐसे ही पूछा जा रहा है। तो प्रश्न नंबर 11 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती हैं? आपको बताना है। तो 11 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्थात दूसरा और चौथा, अर्थात सिल्वर जो हमारा होता है और जो गोल्ड होता है हमारी प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न नंबर 12, विभिन्न विधियों द्वारा धातुओं को परिष्कृत किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातुओं को विद्युत परिष्करण द्वारा परिष्कृत किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थात पहला और दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा है, वायु में लंबे समय तक उद्भासन से सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं, यह निम्नलिखित में से किसके बनने के कारण होता है? 13 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, Ag2S के द्वारा जो सिल्वर की वस्तुएं होती हैं वो काली हो जाती हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किसकी पतली परत के लेपन के द्वारा आयरन को जंग से बचाने के लिए गैल्वनीकरण एक विधि है? तो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 14 का, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जिंक का लेपन किया जाता है गैल्वनाइजेशन में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हमारे जीवन के लिए स्टेनलेस स्टील एक उपयोगी पदार्थ है। स्टेनलेस स्टील में आयरन को किन के साथ मिश्रित करके बनाया जाता है? तो 15 का जो सही जवाब हो जाएगा, निकिल और क्रोमियम को मिलाकर हम लोग बनाते हैं स्टेनलेस स्टील, जिससे हम लोग बेदाग स्टील भी कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 हमारा क्या कहता है, यदि कॉपर को वायु में खुला रखा जाता है तो यह अपनी चमकीली भूरी सतह खो देता है तथा हरे रंग की परत प्राप्त करता है, यह किसके निर्माण के कारण होता है? तो 16 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, Cu अर्थात कॉपर कॉपर CO3। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 है, धातुएं सामान्यतः ठोस प्रकृति की होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं? सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को पता होना चाहिए इसको। तो प्रश्न नंबर 17 का है ऑप्शन डी, जो हमारी मरकरी होती है, ये हमारी जो रूम टेम्परेचर होता है कमरे के ताप अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। यही केवल एक धातु है जो हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती हैं? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा, अर्थात पहला और दूसरा, सोडियम और कैल्शियम जो होती है हमारी गलित अवस्था में उनके क्लोराइड के विद्युत अपघटन द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु चमकीली है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आयोडीन जो होती है हमारी, ये चमकीली अधातु होती है। बाकी सारे ये जो अधातु हैं ये चमकीली नहीं होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, आपको बताना है, निम्नलिखित 4 धातुओं में से कौन सी उनके लवण के विलयन से एक अन्य 3 धातुओं द्वारा विस्थापित की जा सकती है? तो जो 20 का सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अर्थात Ag जो है हमारा, अर्थात सिल्वर जो होता है हमारा, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 21 है, 3 चिन्हित परख नलियाँ ABC में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का 3:1 के अनुपात में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml के लिए लिए गए हैं।
प्रत्येक परख नली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परख नली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, परंतु परख नली सी में धातु घुल गई। धातु कौन सी हो सकती है? देखिए ग्रुप डी में ऐसे ही लंबे लंबे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा AU, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अर्थात AU मतलब क्या होगा, हमारा जो गोल्ड है AU जी हमारा गल जाएगा। एक्वारेजिया का सलूशन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, एक मिश्र धातु है, आपको बताना है 22 में कौन सा एक मिश्र धातु है या एक समांगी मिश्रण होता है जो मिश्र धातु होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 23 आपको क्या कह रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 23, एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है, किससे बनता है? धनावेशित कैथोड से, ऋणावेशित एनोड से, धनावेशित एनोड से, ऋणावेशित कैथोड से। आपको बताना है कौन सा सही जवाब हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात तीसरा और चौथा, धनावेशित एनोड और ऋणावेशित कैथोड से हमारा एक विद्युत अपघटनी सेल बनता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान यह क्या देती है? तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा, ये कैथोड पर निरपेक्षित हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, एक तत्व ए मुलायम है ए तथा उसे चाकू से काटा जाता है, या वायु के प्रति अत्यधिक क्रियाशील है तथा वायु में घुला नहीं जा सकता, यह जल के साथ प्रचंड अपक्रिया करता है। निम्नलिखित में से किस धातु या कौन सी धातु आपको बतानी है? तो 25 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हमारा क्या होता है, सोडियम होता है, जिसे हम लोग चाकू से काट सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 जो है हमारा क्या कहता है, मिश्र धातु एक धातु अथवा अधातु के साथ समांगी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु उसके अवयव में से एक अधातु रखती है? तो 26 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टील, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, मैग्नीशियम धातु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, तो इसका जो सही जवाब आएगा 27 का जो है बी, ये हमारा ये गलत जवाब है। बाकी ऑप्शन ए क्या कह रहा है, जो मैग्नीशियम धातु के लिए यह ऑक्सीजन में चमकीली श्वेत ज्वाला के साथ जलती है मैग्नीशियम धातु। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, यह गर्म जल के साथ क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। ऑप्शन डी कह रहा है, यह भाप से क्रिया पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में मरकरी उसके एक अवयव के रूप में होता है? तो 28 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जिंक अमलगम जो होता है मरकरी में मिश्र धातु के रूप में होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की ओर। प्रश्न नंबर 29 क्या कह रहा है, एक्स तथा वायु के मध्य अभिक्रिया पर यौगिक जेड बनता है। एक्स इलेक्ट्रॉन खोता है जबकि वाई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण जेड नहीं दर्शाता है? तो 29 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यह निम्न गुणांक नहीं दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 की तरफ। प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है, 3 तत्व एक्स वाई तथा जेड के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। एक्स का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 और 8 है, वाई का जो है 2 8 7 है तथा जो जेड का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 2 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 30 का ऑप्शन डी, इसमें कह रहा है वाई एक अधातु है तथा जेड एक धातु है। ठीक है, वायु एक अधातु है, जेड एक धातु है। चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की तरफ। प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है, धातुएं सामान्यतः क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु एक उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? तो 31 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जो हमारा कैल्शियम होती है ये हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, सामान्यतः अधातु विद्युत के चालक नहीं होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा चालक है? 32 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तो ग्रेफाइट हमारा होता है ये हमारा विद्युत का एक अच्छा चालक होता है, जबकि ग्रेफाइट हमारा कार्बन का ही एक अपर रूप है
कार्बन का अपरूप हीरा भी होता है, लेकिन यह विद्युत का चालक नहीं होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 क्या कहता है? विद्युत तारों पर विद्युत रोधी पदार्थ की एक परत होती है, सामान्यतः उपयोग में लिए जाने वाला यह पदार्थ क्या होता है? तो 33 का जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हमारा पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। पीवीसी का जो फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु एक द्रव्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन हमारा एक द्रव्य होता है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोग को पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होगी? आपको बताना है इनमें से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया जो है वो संपन्न होगी। देखिए ग्रुप डी में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 35 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी, CuSO4 प्लस Fe की जो अभिक्रिया होगी ये हमारी संपन्न होगी। बाकी जो तीनों अभिक्रिया दी हैं ये हमारी संपन्न नहीं होगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कि आपको प्रश्न थोड़ा बड़ा है तो छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत अपघटनी परिष्करण की सही व्याख्या करता है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है इसमें कौन सा विद्युत अपघटनी का सही परिष्करण की सही व्याख्या करता है। तो जो 36 है इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आप उसमें देख लीजिए, जो एनोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, अम्लीय जो कॉपर सल्फेट का वो विलयन है, अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारी ये एक चैप्टर कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा है वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।